जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, अरिमुंडों की प्यासी जिनकी तलवार युद्ध भूमि में एक बार बिजली सी जो चमकी तो मयान में खाली वापिस लौटी नहीं। मातृभूमि के तिलक को जिन्होंने अपने माथे से कभी मिटने दिया नहीं, केसरिया ध्वज के सम्मान को शत्रु के सामने आजीवन झुकने दिया नहीं। ये कहानी है मेवाड़ के उस महापराक्रमी सपूत की जिसने अपने परम प्रतापी राजवंश के श्री बप्पा रावल, राणा हम्मीर, राणा कुंभा और राणा सांगा जैसे महावीरों के पदचिन्हों पर चलते हुए अपने भूमि के स्वतंत्रता की आजीवन रक्षा की। ये कहानी है मेवाड़ की मिट्टी से माथे का तिलक लगाने वाले शौर्य के सूर्य रुद्र रूप एकलिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा कुंभा और राणा सांगा ने मेवाड़ की कीर्ति को शिखर तक पहुंचाया। उन्हीं के वंशज महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 को कुंभलगढ़ के किले पर हुआ। राणा उदय सिंह और रानी जयवंती बाई के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर प्रताप मेवाड़ की प्रजा के प्यारे दुलारे थे। भीलों की देखरेख में पले बड़े कुंवर प्रताप को भील प्यार से कीका अर्थात अपना पुत्र कह के पुकारते थे। मेवाड़ का भावी महाराणा मेवाड़ के रणबांकुरों के साथ बेहद प्रसन्न रहता था। नीले घोड़े असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जोधी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जोधी। उधर दिल्ली के तख्त पर विराजित बादशाह अकबर ने बड़ी तेजी से भारत के अन्य राज्यों को अपने अधीन लाना शुरू कर दिया था। साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल करते हुए बादशाह अकबर ने मुगल सल्तनत को भारत की सबसे ताकतवर सल्तनत बना लिया था। अनेकों राजपूत सरदार, यहाँ तक कि राणा प्रताप के कुछ परिजन भी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। परिणाम स्वरूप बादशाह से उन्हें मिलते थे ऊंचे ओहदे, ऊंची पदवियाँ और जागीरें। लेकिन मेवाड़, जो कि उस समय राजपुताने का सबसे प्रमुख राज्य था, महापराक्रमी बप्पा रावल के वंशज मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, जो केवल एकलिंगजी भगवान को ही अपना शासक मानते थे, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और इसीलिए मेवाड़ सदा से ही मुगलों की आंख की किरकिरी रहा और युद्ध होते रहे। मेवाड़ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो था ही, लेकिन मेवाड़ से होकर गुजरने वाला पश्चिमी तट का व्यापारी मार्ग बादशाह अकबर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और इसीलिए बादशाह अकबर मेवाड़ को किसी भी हालत में पाना चाहता था। और इसी के चलते सन 1568 में खुद बादशाह अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला कर उसे बड़ी मशक्कत से अपने कब्जे में कर लिया था। चित्तौड़ दुर्ग पर हुए तीसरे साके में मेवाड़ का भारी नुकसान हुआ था। राणा उदय सिंह तो किसी प्रकार से गोगुंदा में स्थानांतरित हो चुके थे, लेकिन मुगल सेना के भारी हमलों ने मेवाड़ में तबाही मचा रखी थी। परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी। मेवाड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था और इसी बीच सन 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मेवाड़ के अगले राणा बनने का अधिकार प्राकृतिक रूप से कुंवर प्रताप का ही था, लेकिन अपनी चहेती पत्नी रानी धीरबाई शाह से अधिक लगाव के कारण राणा उदय सिंह ने कुंवर प्रताप की जगह पुत्र जगमाल को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया था। स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण दिखने वाले इस निर्णय का सभी सामंत सरदारों ने एक मत से विरोध किया। उन्होंने अपनी ताजपोशी करने के लिए दरबार के मुख्य स्थान पर बैठे जगमाल को उसके स्थान से उठाते हुए कहा कि महाराज, इस स्थान पर बैठने का अधिकार तो आपके बड़े भाई कुंवर प्रताप का है। शायद आप गलती से इस जगह पर बैठे हैं। आइए हम आपको आपकी सही जगह दिखाते हैं।
आतिव क्रोध से लाल पीले हुए जगमाल ने उसी वक्त दरबार छोड़ा और दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। जगमाल के जाते ही सब सामंत सरदार ताजपोशी के लिए कुंवर प्रताप की खोज करने लगे, लेकिन स्वाभिमानी कुंवर प्रताप अपने पिता द्वारा लिए गए निर्णय का आदर करते हुए मेवाड़ छोड़ने की तैयारी में थे। वे गोगुंदा से बाहर स्थित महादेव के मंदिर तक पहुंचे ही थे कि सभी सामंत सरदारों ने उन्हें वहीं रोक लिया और उसी जगह एक पत्थर पर उन्हें आसीन करके उनका राज तिलक करवा दिया गया। कुंवर प्रताप मेवाड़ के राणा बन गए। ओ नीले घोड़े रा असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जोधी मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जोधी। राजगद्दी संभालते ही राणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष की तैयारियां शुरू की। इस समय मेवाड़ की स्थिति काफी खराब थी। पिता उदय सिंह जी के समय मुगलों के साथ हुए संघर्ष में पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। राजकोष खाली हो चुका था और चित्तौड़ समेत मेवाड़ के बड़े भाग पर मुगलों का वर्चस्व हो चुका था। बुद्धि और विवेक कह रहे थे कि बादशाह से संघर्ष मत करो, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है, लेकिन दिल में भरा मातृभूमि का प्रेम बादशाही की गुलामी स्वीकारने से इनकार कर रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने सभी सामंत सरदारों को बुलाया और कहा कि मेवाड़ के भूमि पर लहराता ये मुगलिया ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। मैं मेरी मातृभूमि को कभी एक तुर्क के हाथों नहीं सौंप सकता। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मेवाड़ से मुगलों को नहीं भगाता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, राजमहलों में नहीं रहूंगा। मैं एक लिंग का दीवान हूँ। केसरिया ध्वज को मेवाड़ की धरती पर पुनर्स्थापित करके ही रहूंगा। महाराणा की हुंकार ने सभी सरदारों के लहू को शक्ति से संचारित कर दिया। दरबार में महाराणा प्रताप की जय जयकार गूंजने लगी और इसी के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। मेवाड़ के दक्षिण पश्चिमी जंगलों में रहने वाले भील योद्धा रणबांकुरों को साथ लेकर महाराणा युद्ध की तैयारियां करने लगे। एक तरफ सैनिकों को युद्ध कलाओं का अभ्यास करवाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ महाराणा ने मेवाड़ के किसानों को अपनी खड़ी फसल को नष्ट करने का आदेश दिया ताकि मेवाड़ में लूट मचा रही मुगल सेना को रसद मिलने में दिक्कत हो। मेवाड़ में चल रही इन सारी गतिविधियों पर बादशाह अकबर की पैनी नजर थी। चित्तौड़ दुर्ग पर राजपूतों का शौर्य देख चुके बादशाह अकबर ने इस बार सीधे युद्ध की जगह महाराणा प्रताप को कूटनीतिक रास्ते से मनवाने की कोशिश जारी की। सन 1573 से लेकर सन 1575 के बीच अकबर ने जलाल खां कोरची, राजा मानसिंह, राजा भगवान दास और राजा तोडरमल जैसे दूतों को महाराणा प्रताप को मनवाने के लिए मेवाड़ भेजा, लेकिन अपने दृढ़ प्रण पर अड़िग महाराणा प्रताप के सामने अकबर के सारे शांति प्रयास विफल रहे। आमेर के राजा मानसिंह की मेवाड़ यात्रा का काफी रोचक वर्णन हमें अमर काव्य वंशावली और राज रत्नाकर में देखने को मिलता है। जब मानसिंह महाराणा प्रताप से मिलने मेवाड़ आए तब महाराणा उदयपुर में थे। महाराणा प्रताप ने आमेर के कुंवर मानसिंह का यथोचित आदरातिथ्य किया और उदय सागर झील पर शाही भोज का आयोजन भी किया। अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह के ऊपर अतिथि सत्कार की संपूर्ण व्यवस्था का जिम्मा सौंपकर महाराणा प्रताप ने खुद शाही भोज में आना उचित नहीं समझा, लेकिन महाराणा प्रताप को शाही भोज में अनुपस्थित देखकर मानसिंह क्रोधित हो गए। उन्होंने महाराणा के बिना भोज करने से मना कर दिया। तब महाराणा प्रताप ने उन्हें संदेश भेजा कि जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क के साथ हो उसके साथ भला कौन राजपूत भोजन करना चाहेगा। अपने भारी अपमान को निगलते हुए मानसिंह ने कहा, दिल्ली के बादशाह से बैर रखना दुखों को बुलावा देने के समान है। अगर आपकी इच्छा दुखों में रहने की ही है तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आपके स्वाभिमान को मैं चूर्ण करके रहूंगा।
अभी हमारी मुलाकात सीधी युद्ध भूमि में ही होगी। आखिरकार इस कटुता की परिणति हल्दी घाटी के महाभयंकर युद्ध में हुई, जो कि इतिहास का एक महाभयंकर रक्त रंजित युद्ध माना जाता है। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़ी संपूर्ण कहानी को हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप में देखेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिक इंडिया पर। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।